हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के प्रकार, विधियाँ या तरीके। अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान हैं उनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और ये जो भुगतान की राशि है, समय है, परिस्थिति है, आवश्यकता है और दोनों पार्टी के आपसी समझौते के अनुसार इसमें से किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। वो हम जो विभिन्न विधियां हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला मेथड है एक्सपोर्ट्स पे फॉर इम्पोर्ट्स, निर्यातों द्वारा आयातों का भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह इम्पोर्ट्स का पेमेंट करने के लिए होती है, जो हम आयात करते हैं उसका भुगतान करने के लिए होती है। और किसी भी देश को भुगतान कहाँ से प्राप्त होते हैं? निर्यात से होते हैं। तो भुगतान की आवश्यकता होती है आयात को करने के लिए और भुगतान प्राप्त होते हैं एक्सपोर्ट से। तो इस प्रकार एक देश को एक और तो भुगतान प्राप्त होते हैं थ्रू एक्सपोर्ट और दूसरी ओर भुगतान करना भी पड़ता है फॉर इम्पोर्ट्स। यदि इन दोनों क्रियाओं को मिला दें तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की जो समस्या है वह अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो इस विधि में निर्यात ही आयातों के लिए पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं और मुद्रा का कोई आवागमन इस विधि में नहीं होता है, न ही कोई बैंकों की आवश्यकता होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी ही वैल्यू का हमने इंपोर्ट किया है उतना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सपोज़ भारत के किसी एक्स इंपोर्टर ने इंग्लैंड के किसी वाई इंपोर्टर से 1000 पाउंड की मशीन मंगाई। इंडिया का इंपोर्टर हो गया, इंग्लैंड का एक्सपोर्टर हो गया। इंडिया के इंपोर्टर ने इंग्लैंड के एक्सपोर्टर से 1000 पाउंड की मशीन मंगाई। अब 1000 पाउंड हमें चुकाने इंग्लैंड को, तो उसकी बजाय अगर हम इंग्लैंड के एक्सपोर्टर को इंडिया के इंपोर्टर के थ्रू उतने ही मूल्य का कोई एक्सपोर्ट कर दें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो उसको चाहिए, जैसे कि मान लो कलपुर्जे हैं, ठीक है ना, वो मशीनें बना रहा तो हमारे पास में रॉ मटेरियल है लेकिन असेंबल्ड करना का मेथड नहीं है। तो सपोज़ इंडिया के इंपोर्टर एक्स ने इंग्लैंड के एक्सपोर्टर वाई को उतने ही मूल्य के, उतने ही वैल्यू के कलपुर्जे निर्यात कर दिए। तो एक समय में तो एक्स क्या हो गया, एक समय में तो इंपोर्टर हो गया, दूसरे समय में उतने ही वैल्यू का एक्सपोर्टर हो गया। तो इसमें मुद्रा का लेन देन नहीं हुआ। तो एक तो ये मेथड हो गया एक्सपोर्ट्स पे फॉर इम्पोर्ट्स, कि भाई निर्यातों के द्वारा आयातों का भुगतान करना। सेकंड मेथड है पेमेंट्स थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ बुलियन, धातुओं के हस्तांतरण के द्वारा भुगतान। धातुओं के हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? ऐसी बहुमूल्य धातु जो दोनों देशों के द्वारा स्वीकार्य होती है, बहुमूल्य धातु, उसमें भी हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड है जो कि समस्त देशों के द्वारा भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। लेकिन धातुओं के हस्तांतरण में जो भी बहुमूल्य धातु है उनके हस्तांतरण जब अगर पेमेंट किया जाता है उसके थ्रू, तो उसको भेजने और मंगाने में बहुत खर्चा होता है, रिस्क भी अधिक होती है। तो इसके कारण यह मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। थर्ड है पेमेंट बाय करेंसी, यानी कि मुद्रा के द्वारा या नगद के द्वारा हस्तांतरण करना। अब अपन अगर मुद्रा के द्वारा हस्तांतरण कर रहे हैं आर्थिक दायित्वों को निपटाने के लिए, तो ये 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि देनदार देश की मुद्रा में, डेटर्स, करेंसी ऑफ डेटर्स, डेटर्स जो भी डेटर है, देने वाला है, उसकी देश की मुद्रा में। देने वाला कौन होगा? हम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर मान के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। इंपोर्टर है, अब अपन इंडिया और नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर इंडिया ने नेपाल से कोई वस्तुएं सेवाएं मंगाई है तो इंडिया इंपोर्टर हो गया, उसको पेमेंट करना और इंडिया की करेंसी में वो कर सकता है। सेकंड होता है लेनदार देश की मुद्रा में, यानी कि क्रेडिटर्स कंट्रीज़ करेंसी, यानी कि जो क्रेडिटर की कंट्री है उसकी करेंसी में। अब मान लो नेपाल वाला चाहता है कि नेपाल की करेंसी में उसे पेमेंट किया जाए, तो हम उसमें करेंगे, ठीक है। और थर्ड हो सकता है किसी अन्य देश की मुद्रा में, यानी कि ना तो डेटर्स की कंट्री की करेंसी है, ना क्रेडिटर की कंट्री की करेंसी है, बल्कि तीसरी ही कोई करेंसी है। और तीसरे देश की मुद्रा में भुगतान तब होता है जब दोनों ही क्रेडिटर और डेटर्स इसके लिए अग्री होते हैं। और दूसरी बात ये कि डेटर्स के पास में, जो देने वाला है, उसके पास में ये करेंसी इजीली अवेलेबल है और क्रेडिटर उसको उस करेंसी में पेमेंट लेने के लिए तैयार है। तो हम
थर्ड नेशंस करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी तीसरे देश की मुद्रा में भी भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेमेंट्स बाय फॉरेन मनी ऑर्डर, विदेशी मनी ऑर्डर। तो जिस प्रकार एक देश में मनी ऑर्डर से राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, उसी प्रकार विदेशों में भी भेजी जा सकती है। विदेशों में मनी ऑर्डर भेजने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है, और ये मनी ऑर्डर का तरीका जो है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में बहुत कम प्रचलित है। और अभी अगर अपन प्रेजेंट एरा देखें तो ये तो इतना इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी का एरा है कि आज हमें कहीं पे भी पेमेंट करना होता है इंटरनेशनली तो हम कंप्यूटर की मदद से कैसे भी हाथों हाथ कर सकते हैं। तो दीज आर द ओल्ड मेथड्स। अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू हम कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है पेमेंट्स थ्रू बैंक, बैंक के माध्यम से पेमेंट करना। उसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं, और ये बैंक के माध्यम से जो पेमेंट होते हैं ये बहुत ही पॉपुलर होते हैं। तो उसमें जो पहला मेथड है पेमेंट्स थ्रू चेक, चेक के द्वारा भुगतान। तो सिंपल अपन चेक के द्वारा जो भुगतान नेशनल लेवल पे करते हैं वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे कि जब भुगतानकर्ता कौन हुआ? इंपोर्टर। लेनदार के देश में बैंक अकाउंट होता है। लेनदार कौन हुआ? लेने वाला, एक्सपोर्टर, ठीक है ना। तो जब इंपोर्टर का एक्सपोर्टर के देश में बैंक अकाउंट हो तो वह एक्सपोर्टर को भुगतान उस देश के बैंक का चेक देकर भी कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक्सपोर्टर का जो चेक का भुगतान, जो एक्सपोर्टर है वो इस चेक का भुगतान बैंक से प्राप्त कर लेगा। चेक अपन ने इंपोर्टर ने इंपोर्टर का एक्सपोर्टर कंट्री के बैंक में अकाउंट है, तो उसने उस बैंक में अपना चेक लिख के दे दिया एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर के नाम का, और एक्सपोर्टर ने उस चेक को उस अकाउंट से एनकैश करवा लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन चेक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो डेटर है, देनदार है, विदेशी लेनदार को, यानी कि जो क्रेडिटर है, एक्सपोर्टर है, को अपने देश की जो खुद की कंट्री है उसकी ब्रांच का भी चेक दे सकता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो क्रेडिटर है, लेने वाला है, यानी कि एक्सपोर्टर है, उसे अपने देश के बैंक को वो कलेक्शन के लिए देना होगा, और वह बैंक जो इंपोर्टर है, डेटर है, उसके जो कंट्री में बैंक की जो अपनी ब्रांच होती है उसके माध्यम से उसे पेमेंट ले लेगा, और ऐसे ही क्रेडिटर के खाते में वो जमा करा देगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग चेक के माध्यम से बैंकों के थ्रू पेमेंट हो सकता है। सेकंड है पेमेंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान करना। बैंक ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा अपनी दूसरी ब्रांच के नाम में लिखा गया एक चेक होता है, और इस मेथड में ऋणी यानी कि लोन लेने वाला, यानी कि इंपोर्टर, यानी कि डेटर्स अपने देश में स्थित बैंक में धनराशि जमा कराकर जो क्रेडिटर है, जो एक्सपोर्टर है, के देश की ब्रांच के नाम बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ऋणी इस ड्राफ्ट को अपने लेनदार को, क्रेडिटर को डाक के द्वारा भेज देता है, और जो क्रेडिटर है, जो एक्सपोर्टर है, वह इस ड्राफ्ट का जो पेमेंट है अपने देश में स्थित उस बैंक शाखा से प्राप्त कर लेता है। तो दोनों देशों की शाखाएं ड्राफ्ट की राशि का एडजस्टमेंट, जो भी उनकी आवश्यक प्रविष्टियाँ होती है, एंट्रियाँ होती है, उसको करके कर लेती है। ड्राफ्ट में रकम भेजने में ड्राफ्ट का शुल्क, यानी कि एक जो अमाउंट है वो देना पड़ता है, चार्ज, और ये थोड़ी कॉस्टली मेथड होता है। तो और इसके लिए जो विनिमय नियंत्रण है, एक्सचेंज कंट्रोल है, उसके कारण नियंत्रण संस्थाओं से इसकी अनुमति भी लेनी पड़ती है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक से इसके लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया पेमेंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट। थर्ड है पेमेंट थ्रू मेल ऑर्डर, पेमेंट थ्रू मेल ऑर्डर, डाक द्वारा हस्तांतरण। डाक हस्तांतरण भुगतानकर्ता के खाते से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खाते में हस्तांतरित कर देता है। भुगतानकर्ता कौन हो गया? डेटर, और भुगतान प्राप्त कौन हो गया? क्रेडिटर। इससे बैंक ड्राफ्ट खरीदने और उसको भेजने के झंझट खत्म हो जाते हैं, और भुगतान प्राप्त करने वाले को बैंक ड्राफ्ट के संग्रहण का काम भी, यानी कि कलेक्शन का काम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह राशि सीधे उसके खाते में जमा होती है। डाक हस्तांतरण यानी कि मेल ट्रांसफ़र के लिए बैंक को प्राप्तकर्ता का नाम,
उसका बैंक, उसकी खाता संख्या, भुगतानकर्ता का पूरा नाम और भेजने का कारण आदि इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और बैंक विदेश स्थित बैंक को ये आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि वह इस व्यक्ति के खाते में इस कार्य के लिए इतनी राशि जमा कर दे। तो और इसकी एक एक कॉपी दोनों ही पार्टीज़ को, क्रेडिटर और डेटर्स को भेज दी जाती है। तो ये हो गया बाय मेल ट्रांसफ़र। नाउ है पेमेंट थ्रू फॉरेन ट्रैवलर चेक, विदेशी यात्री चेक के द्वारा भुगतान। इसमें क्या होता है, विदेश में आने जाने वाले जो यात्री है, पर्यटक है, उन्हें अपने यात्रा संबंधित खर्चों को चुकाने के लिए विदेशी यात्री चेक के थ्रू वो भुगतान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी यात्री है, ट्रैवलर है, पर्यटक है, टूरिस्ट है, वह रास्ते में अपने साथ में मनी लेके नहीं चलते, क्योंकि उसमें रिस्क भी रहती है। तो उस रिस्क से बचने के लिए उस मुद्रा को वो अपने ही देश की किसी ऐसी बैंक की ब्रांच में जमा करा देते हैं, जिसकी एक ब्रांच उस देश में भी स्थित होती है जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना। सपोज़ इंडिया से कोई व्यक्ति दुबई घूमने जा रहा है, तो वो दुबई की करेंसी अपने साथ में कैरी कर सकता है, या तो इंडिया में उतनी करेंसी जमा करा के दिरहम ले ले। लेकिन उसमें उसके पास में रिस्क है चोरी वगैरह का, तो वो क्या करता है, उस बैंक में इंडियन करेंसी जमा करा देगा जितना भी उसको चाहिए, वहाँ पे दिरहम में कन्वर्ट करके कि भाई मुझे वहाँ पे 100 दिरहम चाहिए, तो इंडिया की जो करेंसी है 100 दिरहम के बराबर उतनी बैंक में जमा करा देगा, और उस बैंक में जमा कराएगा जिसकी ब्रांच ऑलरेडी दुबई में है। ठीक है। इस तरीके से उसको एक ट्रैवल चेक बुक दे देंगे फिर बैंक वाला, तो वो ट्रैवलर चेक बुक अपने साथ में कैरी करेगा, और वहाँ पे जब उसको ज़रूरत पड़ेगी रुपए की, दिरहम की दुबई में, तो वो उस ट्रैवलर चेक बुक से उस बैंक की ब्रांच से वो अमाउंट निकाल के अपना काम कर सकता है। तो ये होता है फॉरेन ट्रैवलर चेक। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट थ्रू फॉरेन एक्सचेंज बिल, विदेशी विनिमय बिलों के द्वारा भुगतान। और लास्ट है पेमेंट थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख पत्रों के द्वारा भुगतान। ये दोनों ही मेथड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनको हम अलग से अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज बिल का एक अलग लेक्चर होगा और लेटर ऑफ क्रेडिट का एक अलग लेक्चर होगा।